नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। मित्रों, कई लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन उनमें से किसान जो होता है वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। और इन किसानों में भी कई किसान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनों से ज़्यादा अपने दूसरे किसान भाइयों की चिंता रहती है। ऐसे एक प्रगतिशील किसान हैं होशंगाबाद ज़िले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बनाड़ा के अशोक कुमार पटेल जी, जो कि लगातार दूसरे किसान भाइयों के लिए भी जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई नवाचार खेती किसानी में किए हैं, कई पुरस्कारों से वो नवाजे जा चुके हैं और इसके अलावा कई देशों की उन्होंने यात्राएं भी की हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी खेती के तरीकों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है और साथ ही साथ वो अपने बाकी किसान भाइयों के लिए किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है आपका अशोक जी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि खेती किसानी की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या परंपरागत खेती आपके यहाँ होती आई या फिर आपने कब खेती किसानी का ये कार्य संभाला और उसमें किस प्रकार के आपने परिवर्तन किए? मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती किसानी हमारा परंपरागत व्यवसाय है। पुराने ज़माने से ही हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी ये सब खेती करते आ रहे हैं और बचपन से ही मैं कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जो खेती होती थी बैल बखरों से खेती होती थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया। अब खेती जो आधुनिक तरीके से होने लगी, खेती में यंत्रीकरण का चलन हो गया, जिसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और कल्टीवेटर और छोटी छोटी अनेक जो मशीनों का यूज़ उसमें हो रहा है। और खेती आगे अपने आप रूप में परिवर्तन, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है, सिंचाई के अन्य साधन भी उसमें उपलब्ध हो रहे हैं और क्रॉप पैटर्न भी अलग अलग लग रहा है, फसल भी बहुत सी वेराइटियां उसमें आ गई है। तो समय के साथ साथ कृषि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे को मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा। मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद में हमारी खेती काफ़ी लंबी चौड़ी है, हमारा पूरा एक संयुक्त परिवार है। तो उसमें फिर मैंने घर आके और खेती में जो नवाचार होते हैं, नए नए जो परिवर्तन होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण किया मैंने, कृषि अधिकारियों से मिला और बहुत सी जहाँ अच्छी अच्छी खेती होती है उनको जाके देखा। और फिर मैंने उस थोड़ा सा आपसे रोक के पूछ रहा हूँ कि आपने वकालत की भी पढ़ाई की, जी जी, फिर उस पेशे की बजाय आपने खेती किसानी जैसा जो जटिल कार्य है, मेहनत वाला कार्य है, जिसमें कितनी आय होगी या नहीं होगी, ये व्यवसाय क्यों चुना? नहीं, खेती क्या है कि खेती एक राजा कार्य है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तीसरी चाकरी इसमें आती है। तो मैंने उत्तम खेती ही चुनी, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि जो किसान है अगर अच्छी खेती करता है तो मन मर्जी का उसमें मालिक होता है। तो मैंने किसी की चाकरी करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में इस खेती को किया और खेती को सक्सेसफुल करने के बाद में और बहुत से किसानों को आज मैं इस खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मेरे इधर बहुत से आदिवासी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब आपने खेती किसानी की शुरुआत की तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने? उस समय आपको क्या लगा, कैसे आपने बदलाव उसमें लाए और जब आपने बदलाव किए तो क्या परिवार के लोगों ने कुछ कहा, कुछ समझाया या फिर वो आपके साथ हो लिया? नहीं, परिवार के लोगों ने शुरुआत में तो क्या कोई भी बदलाव किया जाता है, कोई सा भी जीवन में आप कार्य करते हो, लेकिन शुरुआत में उसमें कठिनाई आती है। लेकिन आदमी को दृढ़ निश्चय के साथ अपना कार्य करता रहना चाहिए, तो एक दिन उसको मंजिल अवश्य मिलती है। इसी प्रकार मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सहयोग दिया हर चीज़ में। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, सभी ने मैंने जो चाहा वो खेती में उन्होंने मेरे को करने से नहीं रोका। मैंने जाके बाहर से बहुत से देशों की यात्रा भी की, ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, इजराइल गया और बहुत से देशों की यात्रा की। और इसके बाद में महाराष्ट्र गया, खेती में अच्छी अच्छी जो खेती देखी। फिर इसके बाद में वहाँ घर आके मैंने खेती में परिवर्तन ये किया कि सबसे पहले जो पानी की समस्या थी उसके लिए हमारे यहाँ टेल क्षेत्र है कि नहर का पानी बहुत लेट मिलता है, तो सब दूर ट्यूबवेल का उत्खनन करवाया। बिजली की व्यवस्था करवाई खेतों में। और इसके बाद में जिन खेतों में पानी की ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। इसके बाद ये ड्रिप इरिगेशन का आइडिया आपको कहाँ से आया? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो क्या है कि मैं इजराइल गया था,
तो इजराइल में वहाँ क्या है, रेतीला क्षेत्र है पूरा, और वो उस देश में क्या है, पानी की बहुत कमी है। तो वहाँ बूंद बूंद टपक सिंचाई से वहाँ खेती होती है, और उससे वहाँ खेती करने के बाद में वहाँ फसल उगाते हैं, और वहाँ पाली हाउस में भी खेती करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ विभिन्न प्रकार की वहाँ मैंने फसलें देखी, टमाटर देखे, मिर्च देखी, शिमला मिर्च देखी, और पाली हाउस में उनके, तो वहाँ से मेरे को इसका आइडिया आया। तो फिर मैंने घर आकर वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने खेत में अभी कितना करीब आपका खेती का एरिया है, और उसमें किस प्रकार की आप फसलें लेते हैं, और क्या उसमें आप परिवर्तन करते रहते हैं? हमारा जो एरिया है, हमारे पास तो बड़े किसान हैं, हमारा संपन्न और अच्छा परिवार है। परिवार में सब अच्छी खेती होती है, लेकिन खेती में मिश्रित खेती करते हैं हम। सब प्रकार की खेती करते हैं, और ये खेती करना ही चाहिए किसानों को, क्योंकि जब तक वो मिश्रित खेती नहीं करेगा तो एक फसल में उसको नुकसान हो जाएगा तो दूसरी फसल उसको सहारा देती है। तो हम गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, इसमें रबी, खरीफ और समर तीन प्रकार की हम खेती लेते हैं। तो रबी में हम गेहूं, चना, और खरीफ में सोयाबीन है, और हार्टिकल्चर का आप में मिर्ची, टमाटर वगैरह। और अंतर्वर्ती फसलों का मैंने एक नमूना पेश किया है, हल्दी के साथ अरहर। क्योंकि अभी जो फिलहाल की जो कंडीशन है, किसानों का पूरा सोयाबीन नष्ट हो चुका है, लेकिन जो हल्दी और अरहर हमने लगाई है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और बहुत अच्छी है। इसके बाद में जैविक खेती भी मैं करता हूँ। जैविक खेती में जो मैंने डेयरी खोली है, जिसमें 50, 60, 70। मैं पशुपालन पे आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि क्या पहले से परिवार में पशुपालन होता था, या फिर आपने उसमें कुछ एडिशनल ऐड किया, या क्या जोड़ा है, क्या बदलाव किया आपने पशुपालन में जो जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा हुआ? खेती तो ये पुरानी सब होती थी पहले से ही, और पशुपालन भी होता था। लेकिन जब मैं आया तो मैंने फिर करनाल गया। करनाल में मैंने जो डेयरी फार्म है वहाँ का बहुत बड़ा, उसका निरीक्षण किया। वहाँ से फिर मैंने सन 2000 में वहाँ से 16 गाय लेके आया, हॉलिस्टियन फ्रीजियन। और उन गायों को फिर मैंने लाके यहाँ दूध का व्यवसाय किया। दूध का व्यवसाय करने के बाद में उससे दूध की अभिवृद्धि हुई उसमें, क्यों एक गाय 10-10 लीटर दूध देती थी पहले, 1-1, 2-2 लीटर दूध देती थी। फिर मुर्रा भैंस लेके आए, और ये जो वैरायटी है जानवर की, उसको चेंज करने के बाद में फिर उनका जो गोबर गोमूत्र है उनसे फिर मैंने जैविक खेती चालू करवाई। तो उसमें जैविक खेती में, क्योंकि जैविक खेती बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, क्योंकि जैविक खेती में आपको पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत होने लग गया है, तो उससे क्या है कि अनेक प्रकार की बीमारियां किसानों में पैदा हो चुकी। उससे ज़मीन को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, मानव शरीर को तो नुकसान होता ही है। हाँ। तो अभी कितने एरिया में आप जैविक खेती करते हैं? मैं जैविक खेती 12 एकड़ में करता हूँ। और किसानों को, मैं काफ़ी किसानों को इसके बारे में प्रेरणा भी देता हूँ, उनको समझाता हूँ, बताता हूँ। हर किसानों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अपने खाने के लिए ज़रूर 1-2 एकड़ में जैविक खेती ज़रूर करें। उसमें अपना देसी बीज लगाएं, देसी सब्जियां लगाएं, और खाने के लिए गेहूं लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका पर्यावरण संरक्षण भी होगा उससे। क्योंकि पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या अपनी ज़मीन कठोर होती जा रही है, और कठोर होने के बाद में उसमें जो अपने जैविक तत्व है वो बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। तो लेकिन एक जो आम धारणा है अशोक जी, किसान के मन में, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, उत्पादन कम होता है, तो उनको आप कैसे समझाते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो अगर आपको निरोगी काया रखना है तो थोड़ा सा उसमें आपको नवाचार तो करना ही पड़ेगा। तो पहले आपको शुरुआत में इसमें यह है कि थोड़ा घाटा लगता है, लेकिन बाद में वो एक प्रक्रिया हो जाती है, और कुछ समय के बाद में अपनी ज़मीन स्वाभाविक रूप से जैविक खेती में पैदावार देने लगती है। तो इसके लिए मैंने फिर क्या है, किसानों को धीरे धीरे जैविक खेती के बारे में जागरूक करना चालू किया। कुछ किसानों को जो शासन की योजना थी, मैं पढ़ा लिखा था, तो शासन की योजनाओं की जानकारी मुझे थी, तो मैंने कस्टम हायरिंग केंद्र सरकार ने मुझे प्रदान किया। तो कस्टम हायरिंग केंद्र से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होता है? कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होता है, शासन की एक योजना होती, केंद्र सरकार की एक स्कीम है कि जिसमें आपको यंत्र दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए की वो शासन की स्कीम है, जिसमें आपको ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और रोटावेटर और प्लाऊ, थ्रेसर, सब उसमें यंत्र होते हैं। उसमें 40% सब्सिडी मिलती है।
तो 10 लाख की उसमें सब्सिडी थी। तो सबसे पहले मैंने लिया तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शासन ने कितनी अच्छी मतलब ये स्कीम दी किसानों के लिए। तो इसके बाद में मैंने बहुत से किसानों को इसके बारे में बताया तो बहुत से किसानों ने इसका लाभ लिया। जब वो चीज़ आ गई मेरे तो मैंने कि देखो शासन ने अपने लिए किया तो अपन समाज के लिए करो। जी। तो हमने पूरे गांव के किसानों को, पूरे गांव के लोगों को भूसा बना के दिया कि हमारे गांव में ये है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको हम पूरी हमारी ज़मीन में से भूसा बना के देते हैं। और पूरे गांव में इसलिए हमने भूसा बना के दिया और उनको एक जागृति पैदा करी कि आप नरवाई में आग मत लगाओ। क्योंकि नरवाई में अगर आप लगाते हो, आग लगाते हो तो धीरे धीरे धरती माता आप बंजर हो जाएगी। जिस प्रकार की ईंट का भट्टा होता है तब कर वो राख बन जाती है, ऐसी अपनी जमीन भी 4 से 8 साल में बंजर हो जाए। तो उसका परिणाम ये हुआ, एकदम से चमत्कार हुआ कि हमारे यहाँ गांव में फसल अच्छी पैदा होने लग गई, उससे नरवाई में आग नहीं लगाते हैं। तो ये लोगों को समझाया, क्योंकि जब अपन किसी की सेवा करते हैं तो आपके मन में किसी के प्रति सेवा भावना होता है तो लोग आपका कहना मानते हैं। बिल्कुल। जब उनको लगा किसानों को कि ये जो व्यक्ति है अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं और वो पहले मैं खुद करता हूँ अपने खेत में, तो फिर वो देखा देखी फिर दूसरे किसान भी वो काम करते हैं। तो जब उनको लगा किसानों को कि ये अच्छा कार्य, तो नरवाई में आग लगाना बंद कर दी। उससे हमारे यहाँ तीसरी फसल मूंग की बहुत अच्छी अभी किसानों की पैदा होने लग गई धीरे धीरे। तो ये बहुत बड़ा धरती माता के प्रति पुण्य का कार्य, क्योंकि इसमें जो जमीन में सूक्ष्म जीवाणु तत्व जिसको डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया कहते हैं, वो जब आग लगाते हैं तो वो पूरे जलकर नष्ट हो जाते हैं और धरती एक राख के ढेर में धीरे धीरे परिवर्तन। उसका परिणाम ये होता है कि पंजाब में आज बहुत सी जमीन है ये आग लगाने के कारण बंजर हो चुकी और एक बहुत बड़ी राष्ट्र की एक समस्या हो गई, पराली में आग लगाना, धरती में आग लगाना। भूमि बंजर हो जाती है और ये आपको ही आगे जाकर के आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अशोक जी आपके सामने उदाहरण है कि नरवाई ना जला करके उसका भूसा बना करके आप उसका कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसका आपको एक फायदा होगा। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जल संरक्षण की हम चर्चा कर रहे थे अशोक जी, उस क्षेत्र में आपने क्या काम किया? जल संरक्षण में देखो सबसे पहली चीज है कि किसी चीज का अपन जब दोहन करते हैं तो एक समय वो आता है कि वो चीज धीरे धीरे कम हो जाती है। तो किसानों के लिए पानी तो बहुत जरूरी है कि बूंद बूंद पानी अगर आप बचाओगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि सिंचाई के साधन सबके पास उपलब्ध हो चुके हैं, तो जो जमीन का पानी वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। बहुत से शहरों में आपने सुना होगा मद्रास वगैरह, उनमें को पानी 2-2 हज़ार फीट नीचे पहुंच गया, पीने की समस्या हो गई। लेकिन हमारे पास हमारे गांव में बनाड़ा में ये सब समस्या मतलब सब अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अच्छी व्यवस्था इसको आपको अच्छी बना के रखना पड़ेगा भविष्य के लिए, तो आपको अभी से उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
कुछ जब आग लगेगी, जब आपको, अगर आप कुआं खोदते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए किसानों को मैंने अभी से ही जल संरक्षण के बारे में जागृत करना चालू कर दिया है। जो ट्यूबवेल है उनमें गड्ढा खोद के उनमें गिट्टी डाल के जो बरसात का पानी वो संरक्षित करते हैं। हमारे यहाँ एक नदी है बागन झोला, वो बहती, उसमें मैं हर साल स्टॉप डैम बनवाता हूँ और पानी रुकवाता हूँ। क्योंकि मैंने एक बार वहाँ स्टॉप डैम बना के बहुत पहले देखा था, तो उसमें बहुत से पानी रोका था, तो दूर दूर के कुएं थे जिनमें पानी नहीं था, वो सब में पानी आ गया था। तो जब से मेरे को मालूम पड़ गया कि अगर अपन पानी रोकते हैं तो उससे अपनी जो है जल संरक्षण का कार्य होता है, तो वो कार्य मैंने किया है पूरे गांव में और करता हूँ। एफपीओ, कृषक उत्पादक संगठन, ये भी आपने खोला है या इसमें आप भागीदारी निभा रहे हैं? तो अशोक जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखो, एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसको कहते हैं, ये कंपनी एक्ट में एक रजिस्टर्ड होता किसानों का समूह है। जी जी। तो इसका उद्देश्य है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाना और किसानों की आय दुगनी करना। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किस प्रकार किसानों की 2024 में 22 में आय उनकी दुगनी हो। तो उसके लिए मैंने फिर क्या है, जो पाया जीवन में, उसके लिए मैंने किसानों का एक संगठन एफपीओ बनाया। अशोक जी, और थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि एफपीओ ये आप किस प्रकार वहाँ पर संचालित कर रहे हैं? एफपीओ में मैं गरीब और छोटे जो आदिवासी किसान हैं उनको पूरे मेरे एफपीओ से जोड़ रहा हूँ और उनको किस प्रकार कृषि लाभ का धंधा बने, उनकी आमदनी में किस प्रकार वृद्धि हो और उनके जीवन में किस प्रकार के खुशहाली आए कृषि के रूप में, और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ में उनको छोटे छोटे गरीब जो आदिवासी किसान हैं, लाई, कामठा, सामरदा, तो उनको इकट्ठे करके और ये एफपीओ में मैं काम कर रहा हूँ। उनको अच्छे आदान जो है वो प्रदान कर रहा हूँ और इसके बाद में अच्छा बीज, खाद, दवाई और शासन की जो योजना है वो उनकी जानकारी में किसानों को दे। अशोक जी, आपने इतने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए और कृषि क्षेत्र में इतने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो किस प्रकार के पुरस्कार आपको मिल चुके हैं? मेरे को काफ़ी पुरस्कार जो है जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे काफ़ी पुरस्कार मेरे को मिले हैं और बहुत सी मैंने ट्रेनिंग भी ली है। अच्छा। और अधिकतम उपज के मेरे को बहुत से प्रमाण पत्र मिले हैं। हमारे यहाँ के राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल ने भी मेरे को पुरस्कृत किया है और मुख्यमंत्री जी से भी मैं इसके बाद मिला हूँ, वो पुरस्कार। बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे चर्चा करके, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका जो कार्यक्षेत्र रहा है, आपके जो अनुभव रहे हैं, जिनका लाभ आपके आसपास के क्षेत्रों के किसानों को तो मिल ही रहा है, इस कार्यक्रम को देखने के बाद प्रदेश के बाकी किसान भी आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे और जो बेहतरीन कार्य आपने किए, जो नवाचार खेती किसानी में किए हैं, उसको वो भी अपने जीवन में, अपनी खेती किसानी में आजमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती में स्वागत है आपका। मैं हूं उपमा सक्सेना। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। किसान खोलेंगे सॉइल टेस्टिंग लैब, किसानों के नुकसान भरपाई सरकार करेगी, किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है खाद। ऐप की मदद से घर बैठे किराए पर कृषि उपकरण और तुलसी खेती मुनाफा देने वाली। अब समाचार विस्तार से। सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए किसानों को 3,75,000 रुपये मोदी सरकार देगी, ऐसे ले सकते हैं लाभ। केंद्र सरकार ने युवा किसानों के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसमें युवा किसान गांवों में सॉइल टेस्टिंग लैब बनाकर कमाई कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें 75% यानी 3,75,000 रुपए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इस राशि में 60% केंद्र सरकार और 40% सब्सिडी संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन पैसों में से 2.5 लाख रुपए जांच मशीन, रसायन व प्रयोगशाला चलाने के लिए अन्य जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च होंगे। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जीपीएस की खरीद पर 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। सरकार द्वारा मिट्टी नमूना लेने, परीक्षण करने एवं सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 300 प्रति नमूना प्रदान किया जा रहा है। लैब बनाने के इच्छुक युवा किसान या अन्य संगठन जिले के कृषि उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक या उनके कार्यालय में प्रस्ताव दे सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर पर भी संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। agricoop.nic.in वेबसाइट
या soilhealth.dac.government.india पर भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। किसानों के नुकसान भरपाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि बारिश से किसानों को होने वाले नुकसान की स्थिति में सरकार भरपाई करेगी। नियंत्रण कक्ष को मुस्तैदी से फसलों की स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों की बैठक में मंत्री पटेल ने कहा कि कुछ जिलों में जहां पर अतिवर्षा हो रही है, वहीं दूसरी ओर फसलों को कीट व्याधि से नुकसान पहुंचने की आशंका अधिक है। उन्होंने जिलों में गठित जिला स्तरीय दलों को नियमित भ्रमण करने और किसानों को उचित सलाह देने के निर्देश दिए हैं। इस टीम में कृषि वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। बारिश और कीट व्याधि से फसलों को नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। ये भरपाई शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान से किया जाएगा। मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा, फसलों की स्थिति की सतत निगरानी के लिए जिला स्तर पर बनाए गए नियंत्रण कक्षों में मुस्तैदी से कार्य किया जाना चाहिए। पटेल ने कहा कि दल द्वारा कीट व्याधि के साथ ही फसलों के बचाव के साथ ही जल भराव की स्थिति में जल निकासी के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों ने दैनिक समीक्षा करेंगे। किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है खाद्य, रसायन और उर्वरक मंत्री। फसल उत्पादन में पोषक तत्वों का अत्यधिक महत्व है। सही समय पर सही मात्रा में खाद्य दिए जाने से फसलों का विकास अच्छे से होता है, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। देश में सभी किसान फसल उत्पादन के लिए खाद्य का प्रयोग करते ही हैं। ऐसे में फसलों की लागत भी बढ़ जाती है। खाद्य के दामों को नियंत्रित सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए सरकार उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी देती है, जिससे सभी किसानों को कम दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी योजना के तहत सभी उर्वरकों के लिए देश में उत्पादन या आयात की लागत की गहन जांच शुरू की है। श्री गौड़ा ने कहा कि विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी प्रणाली की इस पहल के कारण उर्वरक कंपनियों ने स्वैच्छिक स्वनियामक तंत्र को अपनाया है और इस तरह से पुनः गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य में गिरावट का लाभ उत्पादक कंपनियों द्वारा किसानों को दिया गया है। ऐप की मदद से किसानों को घर बैठे किराए पर सभी कृषि उपकरण मिलेंगे। छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार ने उच्च तकनीक और महंगी कृषि मशीनरी उपकरण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसानों को घर बैठे किराए पर सभी उपकरण उपलब्ध हो जाते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद किसान को अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है, जैसे नाम, प्रदेश, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव, साथ ही कितनी कृषि योग्य भूमि है उसका भी ब्यौरा भरना होता है, जिसके बाद किसान किराए पर उपकरण ले सकता है। ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। तुलसी खेती मुनाफा देने वाली। खास औषधि महत्व वाली तुलसी का पौधा का जड़, तना, पत्ता समेत सभी भाग उपयोगी होता है। यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। मौजूदा समय में इसे तमाम मर्जों के घरेलू नुस्खों के साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी की तमाम दवाओं में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पत्तियों में चमकीला वाष्पशील तेल पाया जाता है, जो कीड़ों और बैक्टीरिया के खिलाफ काफ़ी कारगर होता है। यही कारण है कि अब बढ़ती मांग के कारण तुलसी केवल आंगन की ही नहीं रह गई, बल्कि इसकी मांग वैश्विक हो चुकी है। तुलसी मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहली हरी पत्ती वाली, दूसरी काली पत्ती वाली और तीसरी कुछ नीली बैगनी रंग की पत्तियों वाली। खास बात यह है कि ये कम सिंचाई वाली और कम से कम रोगों व कीटों से प्रभावित होने वाली फसल होती है। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।